Hello, my dear aspirants. Today 10 डेज का सुपर करंट अफेयर्स का कलेक्शन जो देता है आपको हर जॉब में सिलेक्शन, उसके लेकर के मैं प्रेजेंट हूँ। आर के सिंपल क्लासेस को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। लेट अस स्टार्ट। 21 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक का है। हु इज द 87th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के अभी अभी 87th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। एल आर श्रीहरि, बी में है पी श्याम निखिल, एरा हरिकृष्णन, दिव्या देशमुख। तो इसका राइट आंसर है एरा हरिकृष्णन। ये 87th ग्रैंड मास्टर बने हैं। एल आर श्रीहरि ये 86 थे और पी श्याम निखिल ये 85 थे। और ये दोनों जो हैं चेन्नई से हैं। एल आर श्रीहरि, पी श्याम निखिल, एरा हरिकृष्णन, ये तीनों के तीनों तमिलनाडु से हैं और चेस में तीनों ही माने ग्रैंड मास्टर हैं। अभी अभी जो दिव्या देशमुख मैंने नाम दिया है, ये भारत की चौथी महिला हैं और ओवरऑल भारत के मामले में देखा जाए तो 88th ग्रैंड मास्टर बनी हैं। और इन्होंने चेस वर्ल्ड कप 2025 को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। किसको डिफीट किया है इन्होंने? तो कुनेरू हम्पी को। याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर कि फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में होगा। अब थोड़ा सा आपको बता दें कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे 1998 में। पहली महिला जो ग्रैंड मास्टर बनी कुनेरू हम्पी 2002 में। सबसे कम उम्र में ये बनने वाली थी ग्रैंड मास्टर, सिर्फ 15 साल में। भारत में प्रेजेंट टाइम में 4 महिलाएं हैं जो ग्रैंड मास्टर का दर्जा प्राप्त की हैं। नंबर 1 पर कुनेरू हम्पी, नंबर 2 पर हैं द्रोणावली हरिका, 3 पर हैं आर वैशाली और चौथी जो बनी है दिव्या देशमुख 88th, जो महाराष्ट्र के नागपुर से हैं। सिर्फ 22 ईयर्स या 19 ईयर्स की हैं ये, जो इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। ये भी कम एज की हैं बहुत, इसको भी आप जानते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आप इसको अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन वाज यूपीआई इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? यूपीआई को भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये क्वेश्चन अभी आया है, तभी हम बता रहे हैं 2010, 2020, 2016, 2019। इसका राइट आंसर है, ठीक है, 2016। 2016 में यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और इस समय तहलका मचाए हुए है पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा यूपीआई से लेन देन कर रहा है भारत। इसने अमेरिका की दिग्गज कंपनी वीज़ा को बीट कर दिया है और ग्लोबल लीडर के रूप में निकला है हमारा यूपीआई। अब यूपीआई तो देखिए, भारत में पेमेंट के 2 सिस्टम हैं, आईएमपीएस और यूपीआई। आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिसको 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, जिसको 11 अप्रैल 2016 को इंट्रोड्यूस किया गया था। और 2021 में भूटान पहला देश है विश्व का जिसने यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट किया था। 2022 में इसको नेपाल ने भी अडॉप्ट किया। अभी यूपीआई यूनाइटेड अरब अमीरात, श्रीलंका, फ्रांस, सिंगापुर एंड मॉरिशस और अब मालदीव, इन सारी जगहों पर यूपीआई से लेन देन आप कर सकते हैं। आज भारत सरकार यूपीआई को एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, ट्राइंग टू एक्सपोर्ट द यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम। भारत सरकार तो बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि आईएमएफ की रिपोर्ट ने अभी बताया है कि इंडिया इमर्ज एज ग्लोबल लीडर इन फास्ट पेमेंट सिस्टम विद यूपीआई। यूपीआई आप जानते हैं कि डेवलप्ड बाय एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है और रेगुलेटेड बाय आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत फास्ट इसको इसमें किया जाता है, पेमेंट सिस्टम किया जाता है थ्रू मोबाइल ऐप। तमाम यूपीआई पेमेंट होते हैं, प्लेटफॉर्म है, जैसे गूगल हुआ, भीम हुआ, फ़ोन पे हुआ, ये सब यूपीआई के ही जरिए क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं तुरंत एक खाते से दूसरे खाते। उसके बाद है हु एमंग रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस रिसेंटली? अभी इनमें से कौन है जो भाई तुरंत अभी रिजाइन कर दिया है?
तो इसमें है डॉक्टर मनसुख मांडविया, उत्पल कुमार सिंह, भूपेंद्र यादव, माने जगदीप धनखड़ जी। तो राइट आंसर है जगदीप धनखड़ जी, भारत के उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने अभी अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इनको जानते रहिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति जानते हैं, जो कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं ये। और इन्होंने ये थर्ड वाइस प्रेसिडेंट है भारत के जिन्होंने अपना टर्म पूरा करने से पहले इस्तीफा दे दिया। पहले थे वीबी गिरी और दूसरे भैरव सिंह शेखावत थे, तीसरे यही हैं। ठीक है, इसको भी ये 2000 ये भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। 2022 में ये आए थे पद पर। 21 जुलाई 2025 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इनका टर्म पूरा हो रहा था 10 अगस्त 2027 को, लेकिन उन्होंने पहले ही दे दिया। तो इसको आप रिमेंबर रखिएगा। और भारत का सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है भारत वीपी जो होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अपर हाउस जिसको कहते हैं या उच्च सदन कहते हैं, सेकंड हाउस भी कहते हैं। ठीक है, और इनकी सैलरी जो होती है 4 लाख रुपए पर मंथ होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और 35 ईयर्स होता है इनको, कोई भी राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र जो होती है 35 ईयर्स होती है। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। तो इनको याद रखिएगा। अभी इन्होंने अपने पद से क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद है, इसमें और नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया जानते रहिए। इन्होंने इनॉग्रेट किया है यूथ स्पिरिचुअल समिट इन वाराणसी, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। जानते हैं कि भारत 2047 तक, भारत का एम टारगेट है कि भारत को विकसित भारत बनाना है। और उन्होंने नशा युक्त, माने ये भी रखा कि 2047 तक हमारा युवा जो है वो नशा मुक्त हो। हालांकि इसमें तो ड्रग्स ये सब बताया गया है, लेकिन उसमें उन्होंने 3 चीज़ों पर ध्यान दिया है कि हमारा युवा जो है नशा से मुक्त हो, फोन से मुक्त हो और रील से मुक्त हो। जान रहे हो, फोन भी एक नशा है, रील का तो नशा कितना चढ़ा है आप जान ही रहे हैं। इन तीनों चीज़ों से मुक्त होना चाहिए। और काशी डिक्लेरेशन की घोषणा की गई, तो इसको जानते रहिएगा कि यूथ स्पिरिचुअल समिट वाराणसी में इन्होंने किया है इसको इनाग्रेट, और काशी डिक्लेरेशन भी किया है, वाज अडॉप्टेड। किस लिए किया गया है भाई? टू ले फाउंडेशन एंड नेशनल यूथ लेड एंटी ड्रग कैंपेन इन द कंट्री। एंटी ड्रग कैंपेन चलाने के लिए, नशा के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए काशी डिक्लेरेशन की भी घोषणा की गई है। फिर उसके बाद दूसरा नाम है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह को जानते रहिए, ये संसद टीवी के क्या बने हैं? सीईओ बनाए गए हैं। संसद टीवी, पहले लोकसभा राज्यसभा टीवी अलग अलग होती थी, दोनों को मिला के संसद टीवी बनाया गया है, उसके सीईओ बनाए गए हैं। भूपेंद्र सिंह यादव जो हमारे देश के पर्यावरण मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी अभी अटेंड किया 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू रामसर कन्वेंशन टू ले ए फाउंडेशन फॉर ले फाउंडेशन इन विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे। रामसर कन्वेंशन अभी जिम्बाब्वे में हुआ है, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। वहाँ पर 15वां जो 15th कॉप मीटिंग हुई रामसर कन्वेंशन की, उसमें हमारे यहाँ के ये पर्यावरण माने मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया। इसको रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुंगफुन रोपोई इज लोकेटेड वेयर? दैट इज इन द न्यूज रिसेंटली। तो लुंगफुन रोपोई कहाँ है? तो इसको जानते रहिए, मिजोरम में है। इसमें महाराष्ट्र भी था, बिहार भी था, नन था, तो मिजोरम में है। मिजोरम एएसआई ने इसको डिक्लेयर कर दिया है क्या? ए मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अगर किसी साइट या मॉन्यूमेंट को नेशनल इंपॉर्टेंस का घोषित करती है एएसआई, एएसआई का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो समझिए उस मॉन्यूमेंट की पूरी सुरक्षा, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एंड द एवरीथिंग, सारा का सारा वो पूरा मॉन्यूमेंट या साइट अंडर एएसआई आ जाता है। फिर बिना विदाउट परमिशन ऑफ एएसआई आप वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। ये स्थल याद रखिएगा, मेगालिथ साइट है, जहां पर पत्थरों के बड़े बड़े खड़े खड़े पत्थर हैं, उनके माने आकृतियां हैं। मेगालिथ महापाषाण काल स्थल होते हैं। उसको यहाँ पर, इसको अभी अभी नेशनल
मॉन्यूमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस, मैंने मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व का इसको घोषित कर दिया। कौन घोषित करता है? एएसआई करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। और कनिंघम महोदय, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाता है भारत में, वो पहले इसके डीजी थे। और एएसआई नोडल एजेंसी है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की भी, इसको आप जानते रहिए। एएसआई ही डिक्लेयर करता है किसी भी मॉन्यूमेंट या साइट को माने साइट या मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और नेशनल इंपॉर्टेंस के बाद तो फिर सारा चीज़ उसके अंडर में आ जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लीजिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि अगस्त 7 को अब हर साल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऑनर कर रहे हैं MS स्वामीनाथन को, जो उनका बर्थ एनिवर्सरी होती है 7 अगस्त को। और उन्होंने MS स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ाने में भारत की बहुत मदद किया था। फूड सिक्योरिटी के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाया था। भारत रत्न इनको 2024 में दिया गया MS स्वामीनाथन को। और यूनाइटेड नेशंस ने भी उनको रिकॉग्नाइज किया है द फादर ऑफ द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, द फादर ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरमेंट के रूप में। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट आल्सो डिक्लेयर्ड डॉक्टर MS स्वामीनाथन बायो हैप्पीनेस सेंटर खोलने के लिए इन ऑल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस दैट स्टेट टू रिमेंबर द लीगेसी ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन की लीगेसी, उनके कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन बायो हैप्पीनेस सेंटर खोलेगी हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जितनी भी स्टेट में है महाराष्ट्र में। उसके बाद एक नाम है बिहार का। तो बिहार जानते हैं, जिसकी राजधानी पटना है, जो गंगा नदी के किनारे है। और बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूप इनॉग्रेटेड बाय CM नीतीश कुमार इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूप, इसका इनॉग्रेशन किया गया बिहार के चीफ मिनिस्टर के द्वारा वैशाली जिले में, बिहार के। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ मेड अपाचे हेलीकॉप्टर। अपाचे हेलीकॉप्टर को अभी किसने बनाया है भाई, कौन सी कंट्री ने बनाया है? तो इसको आप जानते रहिए। इसमें है USA है, UK है, मालदीव्स है, तिमोर लिस्टे है। तो याद रखिएगा, अमेरिका की मशहूर कंपनी जो है एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी बोइंग ने इसको बनाया है। और अभी 6 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत में आए हैं, लैंड किए हैं कहाँ पर? हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, जो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और ये डिप्लॉय किए जाएंगे जोधपुर राजस्थान में, जहां पर आर्मी अपना खुद का एक क्या बनाएगी? एविएशन विंग, माने अपना खुद का एविएशन माने उड़ाने वाला एक डिपार्टमेंट स्थापित किया है जोधपुर राजस्थान में। वहां पर ये अभी 3 आए हैं, 3 और आएंगे, इसको जानते रहिएगा। इससे पहले फरवरी 2020 में इंडियन एयरफोर्स को ई मॉडल के 22 अपाचे हेलीकॉप्टर मिले थे, इसको जानते रहिएगा। अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे उन्नत बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। अपनी शक्ति व फुर्ती के कारण इनको फ्लाइंग टैंक कहा जाता है। किसी को भी ये नष्ट कर सकते हैं, डे एंड नाइट ये उड़ सकते हैं। और ये हेलीकॉप्टर लांगो माने राडार से लैस हैं, खुद को छिपाकर दुश्मन को टारगेट करता है और दुश्मन के राडार को जाम करता है। हर मौसम और रात में कार्य कर सकता है। इसको फ्लाइंग टैंक कहा जाता है, याद रखिएगा। अपाचे AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर मेड बाय बोइंग इन USA और डिलीवर किया गया है इंडियन आर्मी को। 22 एयरफोर्स को कर चुका है। उसके बाद है इसमें एक नाम है यूके को याद रखिएगा। अभी अभी प्रधानमंत्री ने वहां पर विजिट किया 4थी बार। लंदन इसकी राजधानी है, जो टेम्स रिवर के किनारे है। भारत और यूके के बीच में, यूनाइटेड किंगडम के बीच में अभी FTA माने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है साइन, जिस हमारे फार्मर्स, हमारे बिजनेसमैन, हमारे यूथ्स सबके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा ये। और ब्रेग्जिट के बाद यूके पहली बार इतनी डील किसी विश्व के किसी देश के साथ किया है। वही यूके जिसने भारत को 200 वर्षों तक गुलाम बनाए रखा, आज उसकी इकोनॉमी को भारत सपोर्ट कर रहा है। इकोनॉमी के मामले में तो हम उससे आगे हो चुके हैं, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। उसको आज भारत सपोर्ट कर रहा है और ये होता है समय समय की बात। तो आई एम प्राउड ऑफ
इंडिया, इंडिया पर मुझे प्राउड है। और उसके बाद है मालदीव्स। तो मालदीव्स में अभी तीसरी बार पीएम मोदी जी गए, वहाँ पर यूपीआई पैक्ट हुआ है, लोन ग्रांट किए हैं, 4,850 करोड़ का लोन दिया है भारत सरकार ने। और उसने अपने 60वां जो इंडिपेंडेंस डे अपना मनाया अपने देश का, उसके गेस्ट ऑफ ऑनर थे हमारे मोदी जी, जो वहाँ पर भी विजिट किए थे, और जिसकी राजधानी माले है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और हमारा जलीय पड़ोसी है तिमोर लिस्ते, एक देश आया तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते मलेरिया फ्री कंट्री, इसको WHO के द्वारा भी घोषित किया गया है भाई। अब 47 कंट्रीज हो गए हैं विश्व में जो मलेरिया फ्री घोषित कर दिए गए हैं WHO के द्वारा। इसकी राजधानी तिमोर लिस्ते की दिल्ली है, तो याद रखिएगा दिल्ली राजधानी इसकी है, दिल्ली हमारी है, दोनों की राजधानी में थोड़ा सा जानते रहिएगा। और उसके बाद है 6 क्वेश्चन, इंडिया विल रिटायर व्हिच फाइटर जेट रिसेंटली। अभी इंडिया ने डिक्लेयर किया भाई कि कौन सा फाइटर जेट को अभी रिटायर कर देगी। MiG-21, AH-64E, तेजस MK-1A या नन। तो इसका राइट आंसर MiG-21 को एयरफोर्स ने कहा है कि अभी हम इसको रिटायर कर देंगे, भारत सरकार ने कहा है। अब MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। अब इसने बहुत सारे, भारत का ये पहला सुपर भारत का पहला ये सुपर सोनिक जेट रहा है, जिसको हमने सोवियत यूनियन से लिया था। और 62 साल की सेवा के बाद 1963 में शामिल किया गया था भारत के माने सेना में, एयरफोर्स में। और आज 62 साल बाद इसको हम रिटायर कर रहे हैं। तो शुरू में इसने बड़े शानदार कार्य दिखाए, जैसे 1971 के पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका, 1999 के कारगिल युद्ध में, 2019 के बालाकोट इस हमले में, और अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में। ये इसका सबसे बड़ा आखिरी अभियान रहा है, क्योंकि इसको सितंबर 2025 में रिटायर कर दिया जाएगा। तो इसने बहुत किया, लेकिन अब इसको फ्लाइंग कॉफिन नाम क्यों दे दिया? इसके उपलब्धियां भी बहुत हैं, लेकिन बाद के वर्षों में इसमें पता नहीं कौन सी खराबी आ गई कि इसने हमारे, ये खुद ही उड़ जाता, माने ब्लास्ट कर जाता था, जो भी इसकी प्रॉब्लम रही हो, इसीलिए इसको उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता था। तो आज के युग में नहीं सही था, तो इसलिए भारत सरकार अब इसको रिटायर कर रही है, MiG-21 को। याद जानते रहिएगा, माने रसिया के द्वारा हमारे यहाँ इसको दिया गया था। तो वेरी क्योंकि इसके उड़ान से हमारे यहाँ 200 पायलटों की जान गई। ये बार बार, अभी मैंने आपको 2 शब्द बताए, एक तो अपाचे हेलीकॉप्टर बताया था, AH-64E। तो अपाचे हेलीकॉप्टर को तो फ्लाइंग टैंक कहा जाता है वर्सेस फ्लाइंग कॉफिन, तो दोनों जानते रहिए। फ्लाइंग कॉफिन किसको कहा गया? MiG-21 को। और फ्लाइंग टैंक कहा जाता है अपाचे हेलीकॉप्टर AH-64E को। दोनों को अच्छे से जानते रहिए, फ्लाइंग टैंक वर्सेस फ्लाइंग कॉफिन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मोस्ट पॉपुलर। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि MiG-21 के स्थान पर अब आएगा क्या? तो MiG-21 के स्थान तेजस MK-1A, जो हमारे यहाँ की हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया MiG-20 के स्थान पर हाल द्वारा निर्मित देश का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A को रखा जाएगा। माने इसको रिटायर किया जाएगा और इसको इंडक्ट किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। रिमेंबर रखना, बहुत हाल ने 6 तेजस बनाए हैं, लेकिन अभी इंजन ना होने की वजह से वो वायुसेना में उनको इंडक्ट करने में लेट हो रहा है। तो इसको रिमेंबर रखिएगा कि MiG-21 के स्थान पर क्या आ रहा है? तेजस MK-1A आ रहा है, मेड बाई HAL। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर ऑफ वर्ल्ड। कौन है भाई? डॉक्टर अभिजीत सेठ, प्रोफेसर उमा कांजली, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी। इसमें याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी। अमेरिका की एक कंपनी है मॉर्निंग कंसल्ट, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। इस 5वीं बार मोदी जी विश्व के सबसे पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर बने, इसने बताया है। अब मोदी जी के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। ये 2nd लार्जेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए भारत के आफ्टर इंदिरा गांधी। ये भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री हो गए हैं। अब एक ही व्यक्ति हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुल 16 साल 286 दिन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के ही पद पर वो मरे भी थे, तो याद रखिएगा इसको। और इन्होंने अभी 4थी बार UK में
मैंने विजिट किया है, तीसरी बार मालदीव गए हैं। और इन्होंने पेड ट्रिब्यूट टू राजेंद्र चोल प्रथम आदि थिरुवथिरई फेस्टिवल, आदि थिरुवथिरई फेस्टिवल जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, वहाँ के बृहदेश्वर टेम्पल जो बनाया गया था, बहुत ग्रेट टेम्पल है चोल साम्राज्य का, वहाँ पर जाके 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वहाँ के जो चोल साम्राज्य के एक राज थे, उनके लड़के राजेंद्र प्रथम थे, तो उनको उन्होंने ट्रिब्यूट किया है जा कर के, और अपने काशी से, उत्तर भारत से ले जा कर के जल शंकर जी के बृहदेश्वर तंजौर में स्थित तमिलनाडु में मंदिर है, वहाँ पर जलाभिषेक किया है। तो इसको भी जानते रहिएगा। आदि थिरुवथिरई उत्सव में अभी कौन पार्टिसिपेट किया, तो यही किए हैं। ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लीगेसी चोल एम्परर राजेंद्र चोल प्रथम इन तमिलनाडु। चोल साम्राज्य अपने यहाँ जानिए, एक तो ग्राम सभा के लिए बहुत मशहूर था कि ग्राम की व्यवस्था जो थी उसकी, माने विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जैसा, उनके जैसा कहीं भी नहीं था पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इसको रिमेंबर रखिएगा। और हमारे भारत में वो एक तरह से क्या माना जाता है, एक गोल्डन एज माना जाता है चोल डायनेस्टी को, चोल एम्पायर को, चोल के जो वो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। ठीक है। उसके बाद इसमें नाम है डॉक्टर अभिजीत सेठ। डॉक्टर अभिजीत सेठ ये अभी अपॉइंट हुए हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरपर्सन बनाए गए हैं, इनको याद रखिएगा। प्रोफेसर उमा कांजली, ये इग्नू की पहली महिला वाइस चांसलर इनको अपॉइंट किया गया है, प्रोफेसर उमा कांजी लाल को। और योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक रिकॉर्ड बनाया जो मोदी जी ने बनाया, सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने हैं। योगी जी हैज बिकम लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक ये चीफ मिनिस्टर रहने वाले व्यक्ति हो गए। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है किसका भाई, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। और उन्होंने 8 साल 127 दिन तक माने चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और ये 8 साल 133 दिन हो गए 29 जुलाई 2025 को ही, याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश के 21वें चीफ मिनिस्टर हैं, इनको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये पहले चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, ऐसा अभी नहीं हुआ था किसी के नाम। तो ये क्वेश्चन थे जिन पर मैंने आपको ये सब बताया। अब कुछ वन लाइनर्स जल्दी से देख लेते हैं। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 77वें स्थान पर है 2025 में, और सिंगापुर टॉप पर है। वीर परिवार सहायता योजना, नालसा ने घोषित किया है कि टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द फैमिलीज ऑफ सोल्जर्स के परिवारों को फ्री माने कानूनी सहायता देने के लिए वीर परिवार सहायता योजना लागू की गई है, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने 26वीं वर्षगांठ मनाया है कारगिल दिवस की, उसी अवसर पर। और भारतीय सेना ने घोषित किया कि रुद्र ब्रिगेड सेना की नई सर्वांग ब्रिगेड बनेगी, जो दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के उनके घरों में घुस करके भी मारेगी। और भैरव कमांडो सीमा सुरक्षा माने अपनी सीमा बॉर्डर को अभेद्य बनाने के लिए भैरव कमांडो माने बनाई जाएगी, एक कमांड बनाई जाएगी। और रुद्र ब्रिगेड जो सेना की नई सर्वांग ब्रिगेड होगी, तो याद रखिए रुद्र ब्रिगेड और भैरव कमांडो। और ई श्रद्धांजलि पोर्टल, मतलब घर बैठे कारगिल बलिदानियों को आप ई श्रद्धांजलि पोर्टल से आप ट्रिब्यूट कर सकते हैं। और जोड़ीदारन, ये हिमाचल प्रदेश की हत्ती ट्राइब की एक बहुत पुरानी प्रथा है, जिसमें एक पुरुष जो होता है, कई पुरुष एक ही महिला से शादी कर लेते हैं, इसको आप जानते रहिएगा, जोड़ीदारन कहलाता है। ठीक है। और मेघनाथ देसाई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिनका निधन हो गया, अभी गुजरात में जन्मे थे। बॉम्बे विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री लेकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्यापन का कार्य किया। भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। प्रणय मिसाइल डीआरडीओ द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो उड़ीसा में है वहाँ पर। ऑपरेशन महादेव ये आर्मी ने चलाया है, आर्मी के तहत पहलगाम टेररिस्ट जिन्होंने पहलगाम अटैक किया था, उनके आतंकियों को मार गिराया, इस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन महादेव के तहत। ऑपरेशन शिव शक्ति आर्मी ने लॉन्च किया जम्मू कश्मीर में टू कम्बैट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, माने क्रॉस
माने सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए ऑपरेशन शिव शक्ति चलाया है। ऑपरेशन महादेव को जानते रहिए कि ये पहलगाम टेररिस्टों को इस ऑपरेशन के तहत मार गिराया गया 3 आतंकियों को। और बोल्ड कुरुक्षेत्र इसका 14वां एडिशन जो भारत और सिंगापुर के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, जोधपुर राजस्थान में हुआ ये। और नाहिद 2 ये ईरान ने लॉन्च किया इस सैटेलाइट को रसिया की मदद से अपने स्पेस पावर को बढ़ाने के लिए। फ्रांस ने कहा कि वो पैलेस्टीन को एक देश का दर्जा देगा। अब इससे थोड़ा इजराइल और अमेरिका नाराज भी हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू ओपन 25,000 जन औषधि केंद्र बाई मार्च 2027। 2027 तक भारत सरकार 25,000 जन औषधि केंद्र खोलेगी। रिमेंबर रखिएगा। ऑपरेशन शिवा ये आर्मी ने लॉन्च किया है। ऑपरेशन शिवा ये मैसिव सिक्योरिटी इनिशिएटिव टू प्रोवाइड फुल प्रूफ सिक्योरिटी टू 38 डे एनुअल अमरनाथ यात्रा जो 3 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक चलती है। माने अमरनाथ यात्रा के यात्रियों को पूरी सहायता देने के लिए, पूरी सुरक्षा देने के लिए आर्मी द्वारा ऑपरेशन शिवा चलाया गया। तो आप कंफ्यूज मत हो रही है। ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति, ऑपरेशन शिवा, तीनों को याद रखिएगा। ऑपरेशन महादेव में उसने पहलगाम टेररिस्ट को मार गिराया। ऑपरेशन शिव शक्ति का मतलब है आतंकवादियों को सीमा पार से रोकना। और ऑपरेशन शिवा में उसने अमरनाथ यात्रियों को पूरी फुल सिक्योरिटी देने के लिए आर्मी ने चलाया है। निसार मिशन या निसार सैटेलाइट इसरो और नासा के द्वारा पहला ये सैटेलाइट छोड़ा गया है। और पहली बार GSLV के जरिए सूर्य स्थिर कक्ष में इसको स्थापित किया गया कोई सैटेलाइट। और ये पूरे विश्व में एकत्र होगा इसका डाटा और हर देश की सरकार इसका करेगी। देखिए निसार सैटेलाइट जो है इसमें S बैंड L बैंड के 2 राडार हैं जो इसे दिन रात व हर मौसम में काम करने की क्षमता देते हैं। 97 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है और हर 12 दिन में ये पृथ्वी की एक इंच की फोटो भेजेगा वैज्ञानिकों के पास। और इससे तमाम इसका उपयोग जैसे क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर, जियोलॉजी, भूविज्ञान के अध्ययन आदि में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा निसार सैटेलाइट या निसार मिशन जो नासा और इसरो का क्या है भाई, संयुक्त उपक्रम है। तो यही था आज का। बहुत ही कम समय में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, इतने को ही आप सुनिए, अच्छे से गुनिए आप इन पर, और आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा आप उसमें सफल होंगे। तो बस इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।